हाय स्टूडेंट, आज मैं संतोष प्रजापति हिंदी एवं संस्कृत एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पार्ट 1 वीडियो के लेकर उपस्थित हुए हैं। वह पद्य भाग से लेकर उपस्थित हुए हैं, जो सामान्य और साहित्यिक दोनों छात्रों के लिए यह वीडियो उपलब्ध है। ये दोनों लोगों के लिए जो है यह कोर्स में है, दोनों लोग इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य वाले बच्चे के पास यहाँ को ही है और जो है साहित्यिक वाले बच्चों को नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों लोग के लिए ये चैप्टर जो है दोनों लोग के लिए अनिवार्य है। और यह बता दें आपको कि यह वीडियो जो है अयोध्या सिंह हरिऔध जो निजामाबाद के कवि रहे हैं, आप लोग सुने भी होंगे कि जो प्रिय प्रवास इनकी रचना है, खड़ी बोली हिंदी काव्य का ये प्रथम महाकाव्य है। तो इसमें पवन दूतिका इनकी एक रचना है। पवन दूतिका में हम आज आपको बताएंगे, पवन दूतिका आपके सिलेबस में है। तो ये चीजें अभी जो इनका आपका बता दें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जीवन परिचय आपके पाठ में आता है, सिलेबस में आता है, 4 नंबर का आता है। तो चूंकि मैं अभी पद्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, इनके संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न कैसे लिखा जाएगा, व्याख्या कैसे लिखी जाती है, काव्य सौंदर्य कैसे किया जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो जीवन परिचय आपके सिलेबस में 4 नंबर का आता है, इस परिचय को हम जो है अगली वीडियो में जो है इसको एक जीवन परिचय का एक PDF तैयार करेंगे और इसमें जीवन परिचय के बारे में एक लेक्चर आपको दिया जाएगा। तो संक्षेप में आपको थोड़ा सा मैं बता दें कि अयोध्या सिंह हरिऔध का जन्म जो है 1865 ईस्वी में निजामाबाद में हुआ था। और यह इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है। अब इन्होंने एक पवन दूतिका नाम की रचना किए हैं और पवन दूतिका का एक पहला जो भाग है जो है कि यहाँ से बैठी खिलना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेके, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो ये जो है हमारे ये उपाध्याय जी की एक पवन दूतिका का एक जो है भाग था। इसी भाग को आपको आएगा पेपर में कि यह पद्य, इस पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ आप जानते ही हैं, संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सामान्य छात्र और कक्षा 12 के छात्र हैं, तो अभी सभी लोग इसको जानते होंगे कि संदर्भ कैसा लिखना है। प्रसंग की बात है तो प्रसंग हर पैराग्राफ में उसका क्या होता है कि चेंज होता रहता है। तो इस प्रसंग में आपको करना क्या है कि इस प्रसंग में आपको बता दें, थोड़ा सा इस अर्थ को समझने के लिए, भाव को समझने के लिए इसके प्रसंग को समझना अनिवार्य है। इसमें प्रसंग के कृष्ण जो है और राधा, दो लोगों की इसमें कहानी चलती है, जिसने हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ऐसा वर्णन किया है खड़ी बोली में कि ऐसा लगता है कि मानो सचित्रण कर लिया, मतलब अमानो आंखों से वो देखा है। ऐसे इस आधार पर इन्होंने इसका रचना जो है पवन दूतिका में किया है। तो इसमें होता क्या है कि श्री कृष्ण जी राधिका से कह करके कुछ पल के लिए चले जाते हैं, मथुरा में चले जाते हैं, जो कि 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं आप कि राधा कृष्ण को हमेशा छोड़ के ही जा रहे हैं। तो इसमें राधिका जो है काफी नाराज हो गई है, मतलब दुखित हो गई अपने प्रेमी अर्थात परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने आराध्य माना था अपना, जिसने अपना स्वामी माना था, पति माना था, उसको उनके चले जाने पर, एक प्रेमी के चले जाने पर, एक नायक के चले जाने पर नायिका क्या वर्णन होता है, एक प्रेमी के चले जाने पर एक प्रेमिका का क्या दशा होती है, इसका जो है वर्णन जो है वियोग श्रृंगार में जो है कर रहे हैं। तो उसमें जो है नायिका अर्थात जो है हमारी राधिका, ये अपने घर में चुपचाप बेचारी क्या हुई है, बैठी हुई है। और बैठी हुई है तब तक पवन दूतिका, पवन माने होता है हवा, दूतिका माने वहन करने वाले, संदेश को ले जाने वाली, तो इनके घरों में कैसे प्रवेश करती है। और इसके बाद जो है अब इसका अपने मनोव्यथा, जो अपनी करुणा थी, जो वेदना थी, जो उनके दुख था, यह जो है यह पवन दूतिका से आगे संदेश भेजाती हैं, फिर भी थोड़ा उलाहना दे रही हैं। तो
तो उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि पवन का क्या क्रियाकलाप रहा है, राधा का क्या क्रियाकलाप रहा है। हम इस पद्य के माध्यम से इसको अर्थ को समझेंगे। अर्थ को समझने से पहले छात्रों, आप लोग को पहले से आपको अवगत होना चाहिए कि एक एक शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जब तक शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप अर्थ की व्याख्या सही ढंग से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं 2 मिनट के लिए आप रफ और कलम निकाल लीजिएगा, एक एक शब्द की मैं जो है अर्थ बोल करके इसकी व्याख्या करूंगा। तो आज देख लीजिएगा आप लोग। बैठी माने होता बैठना, खिलना माने होता दुखी, एक माने होता एक, दिवस माने होता दिन, वे माने वे, ये माने होता है घर। आगे लिखा है अकेली माने अकेली होता है ये, आके आंसू दृग, दृग माने होता है नयन, दृग माने होता है नयन जिसको आंख बोलते हैं, युगल माने होता है जोड़ा, में थे धरा, धरा माने होता है पृथ्वी को भिगोते, आए धीरे इस सदन, सदन माने होता है मित्रों घर होता है, पुष्प सद, सदगंध, सदगंध माने सुगंधित, सुगंध को लेकर के। आगे लिखा है प्रातः वाली सुपवन माने सुंदर हवा, इसी काल, इसी काल माने इसी समय, वातायनो, वातायनो माने होता है खिड़की से, संताप माने होता है, संताप माने होता है दुख, विपुल माने होता है अधिक, वर्षा माने होता है वर्षा देख करके, दुखिता माने होता है दुखित होना। यूं बोली स दुख, दुख के साथ। उसे श्रीमती माने होता है श्रीमती आया इसके लिए आया है, राधिका के लिए आया। यूं माने जिस प्रकार, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती माने होता कष्ट देना, क्या तू भी है कलुषित माने क्रूरता, कलुषित माने होता कुलुषित होना, ठीक हुई काल, काल माने होता है समय की, क्रूरता माने क्रूरता से, ठीक है, निर्दयता से। ये आपका जो है शब्द अर्थ हुआ। अब इसके हम भावार्थ पे, अर्थ पे जाते हैं। तो राधिका, अब देखते हैं बैठी खिलना एक दिन, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय अपनी रचना में कह रहे हैं कि बैठी खिलना एक दिवस, मतलब एक दिन जो है राधिका जो है श्री कृष्ण के चले जाने पर एक दिन अपने घर में अकेली चुपचाप, खिन्न मन तक दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। आप जानते ही हैं कि कोई किसी से दुखी होता है, दुखित होता है या कष्ट पहुंचता है तो इंसान समूह में न रह करके एक अकेले रहना पसंद करता है ना। तो इसमें दुखित है कृष्ण के चले जाने पर कौन, राधिका। तो राधिका क्या कर रही है कि एक दिन अपने घरों में चुपचाप अकेले अपने घर में क्या हुई थी, दुखी होकर के, खिन्न होकर के क्या हुई थी, बैठी हुई थी। अब इसके बाद क्या आता है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब आंसू, अब आंसू आते हैं किसके, उस राधिका के आंखों में आंसू आकर, दोनों आंखों में, युगल माने होता दोनों, दृग माने नयनों में, दोनों नयनों में राधा के आंखों में आंसू आकर के क्या करते, उसको आंखों को भर देते हैं। धरा, अब धरा को भिगोते। देखिए अब ये आंसू जो है इस तरह गिरते हैं, इस तरह गिरते हैं कि मानो जो है ऐसा लगता है कि वो पूरा पृथ्वी क्या हुई है, भीग गई है। तो इसमें आपसे पूछता है, पूछ देता है कि आके आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते में कौन सा अलंकार है। तो भाई देख लो, आंसू गिरने से कोई पृथ्वी किस भीग नहीं पाती है, भीग नहीं जाएगी। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसमें चढ़ा बढ़ा करके उत्तर दिया जाए, चढ़ा बढ़ा का वर्णन किया जाए, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आपको यहाँ से अलंकार के बारे में आपको मैं आपके सिलेबस में जो अलंकार है, जो छंद है, जो समास है मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी जो छोटी छोटी चीजें मिलेगी उसको मैं आपको संकेत भी करूंगा। तो निसंदेह आप रफ कलम लेकर बैठे रहें और इसको जो है नोट करते रहें। और मैं जो व्याकरण का जो पोर्शन होगा मैं आपको सिलेबस में पहले बता चुका हूँ, इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो कह रहे हैं कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब तुरंत जो है आपको ये भी बता दें मित्रों कि अब कहीं आप दुखी बैठेंगे तो अचानक आपके आंखों में आंसू तो आएंगे नहीं। कोई सोचोगे, आप सोचोगे किसी के बारे में सोचोगे, और जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया उसके बारे में सोचोगे, तो निसंदेह सोचने पर क्या होता है, आंख में आंसू क्या होते हैं, भर जाते हैं। जब राधिका, जब कृष्ण जी राधिका जी को छोड़ के चले गए, तब उस की व्याख्या करते हुए, मतलब उनको इनके बारे में सोचते हुए, इनके सुख सुविधा के सौजन्य के बारे में सोचते हुए जब इनके आंखों में क्या हुए, आंसू भर गए। और वो आंखों, दोनों आंखों से आंसू इस कदर गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था, कवि को लगा कि वो मानो लग रहा है कि पूरी यह धरती ही क्या हुई है, भीग चुकी है, पूरी धरती ही भीग चुकी है। तो ऐसा जो है वर्ण करते हुए ऐसा राधा रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और पृथ्वी गीली हो रही है। ये धरा माने पृथ्वी पूरा क्या हो रही है, गीली हो रही है। इतना बड़ा वियोग है श्री कृष्ण के चले जाने पर, ये है प्रेम। आगे देखते हैं,
आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदक गंधों को लेकर। अब आपको मित्र बता दें, लिखा है आई धीरे इस सदन में, इस सदन में, इस घर में। कौन आई? पुष्प सगंध, पुष्प माने होता है पुष्पों के माने फूलों के सुगंध को लेकर इसी घर में। तब तक हवा जो होती है वो पवन क्या होती है, धीरे धीरे इसके धीरे धीरे जो है क्या होती है, पुष्प के सहित पुष्प के सुगंध को, जो सुगंध है उसकी सुगंध को लेकर के धीरे धीरे क्या करती है, आती है उसके घर में। किसके घर में? राधिका घर में तो आती है, मगर इस व्याख्या में हरिओद जी ये नहीं लिखेंगे कैसे आई है, तो इसको वर्णन करते हुए अगली नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातानु से, जो प्रातः काल, जो सुबह सुबह जो प्रातः काल वाली जो हवा होती है, पवन होती है, वह जो है सुगंधित पुष्प को, सुगंधित हवा को लेकर के क्या करती है, राधा के घर में, जिस घर में बैठी थी उस घर में वातायन माने खिड़की के माध्यम से उसके घर में क्या करती है, प्रवेश करती है। कौन? पवन माने हवा धीरे धीरे हवा चल रही थी। सुबह सुबह का समय था और जैसे सुबह सुबह देखते हैं कि सूर्य की किरणें खिलती हैं, सूर्य की किरणें जो है जैसे ही निकलती हैं तो जो कमल कोष होते हैं या पुष्प होते हैं खिल जाते हैं, और जब खिलते हैं तो उसका जो सुगंध होता है हवा के माध्यम से चारों तरफ का वातावरण क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो उस वक्त जब चारों तरफ का वातावरण सुगंधित था, उसी प्रातः काल हमारी जो ये पवन थी वह उस सुगंधित हवा को लेकर के राधा के घर में खिड़की के माध्यम से राधा के पास क्या करती है, प्रवेश करती है। तो आपको मित्रों बता दें कि जब आपका मन प्रसन्नचित रहेगा तब क्या होता है कि उसमें हवा क्या करती है, आपको लगेगी तो आप प्रसन्नचित महसूस करेंगे। मगर यही हवा यदि आप वियोगा अवस्था में हैं, यदि आपके पास आएगी तो वह हवा जो है आपके दुख को और बढ़ा देती है। बात समझ में आया ना? तो यही चीज है। अब प्रातः काल सुपौन इसी काल वातानु से धीरे धीरे जब वह हवा क्या करती है, खिड़की के माध्यम से राधा के घर में प्रवेश करती है, तब क्या होती है, संतापु को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो। अब देखिए, अब ये तो पहले से दुखित थी राधिका, पहले से दुखित थी किसके वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में पहले से दुखित थी। परंतु जैसे ही यह पवन सुगंधित हवाओं को लेकर के इसके घर में प्रवेश करती है, तब तो उसका जो है संताप जो था, दुख था, विपुल माने अधिक बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। उस संताप को वह क्या करती है और सहन नहीं कर पाती है, बल्कि जो उसका दुख था और क्या होता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, बढ़ जाता है। तो उस जब चरम सीमा पर बढ़ता है, दुख बढ़ता है, तो उस वक्त जो है वह जो है राधिका बोलती है, क्या बोलती है, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका। उस पवन से राधिका जी बोलती धीरे से विनय से दुख के साथ बोलती हैं। क्या बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः काल में आने वाली पवन, तू मुझे क्यों सता रही है, मैं तो श्री कृष्ण के वियोग में पहले से मैं क्या हूँ, दुखित हूँ। आज तुम अपनी सुगंधित हवा को लेकर आकर के मेरे वियोग को क्यों बढ़ा रही हो, मैं तुम्हारी क्या बिगाड़ी हूँ कि तुमसे कौन सी मुझे दुश्मनी है कि मेरे आज दुख को तुम खत्म नहीं कर रही हो और मेरे दुख को तुम बढ़ाने क्यों चली आई हो, बताओ क्या कारण है। तो इसमें अपना ही उत्तर देती है राधिका, क्या देती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की कुर्ता से, क्या मैं तो काल की कुर्ता से मैं कलुषित हूँ, कलंकित हूँ, मैं आज दुखित पड़ी हुई, ये समय मेरे ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है, हे पवन मेरे समय मेरे पर जो है विपरीत है मेरे ऊपर, कि जो आज मैं जो है इस दुख का सामना कर रही हूँ, क्योंकि मेरा समय विपरीत है, मेरा कृष्ण मुझसे दूर है, इसके कारण से मैं दुखी हूँ। मगर तुम्हारा क्या कारण है कि तुम किस कारण से, तुम्हारे सामान तो ये हवा, ये जो समय है तुम्हारे तो विपरीत नहीं, तुम्हारे तो अनुकूल है, फिर किस कारण से तुम क्या है, कलुषित हुई हो क्या, इस समय की करुणा से तुम कलुषित होकर के तुम्हारे पास क्यों आई हो। क्या जिस तरह से मेरे पर समय विपरीत है, क्या तुम्हारा भी समय तुम्हारे विपरीत है कि तुम जो है ऐसी दशा में तुम मेरे पास आई हो। तो आज मित्रों, आज यही जो है आपकी व्याख्या है। इस व्याख्या को आपको प्रश्न आता है कि ससंदर्भ से व्याख्या कीजिए, तो इसी तरह से आपको व्याख्या करनी है। और यदि जैसे मैं आपको बताया हूँ, जैसे बोला हूँ, अपने भाव विचार को रखोगे तो यही चीज जो है आपको सार्थक सिद्ध होंगी। इसमें से आपको मित्रों पूछता है कि इसका कला पक्ष क्या है, काव्य सौंदर्य करो। तो काव्य सौंदर्य में देखिए, काव्य सौंदर्य लिखा हूं मैंने, इसमें भाव पक्ष क्या होता है और कला पक्ष क्या होता है। भाव पक्ष अंदर होता है और कला पक्ष दिखाया जाता है। तो इसमें भाव पक्ष क्या था, राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण। अब राधा भाव पक्ष में कि राधा के मनोभावों का क्या किया गया है, चित्रण किया है, राधा के मनोविकारों का चित्रण किया गया है। और इसमें क्या क्या रस है, वियोग रस है, क्योंकि रो रही है बेचारी, दुखित है, आप समझ सकते हैं वियोग रस है। और यो संयोग श्रृंगार है।
और उसमें कला पक्ष। अब यहाँ पे देख कुछ लोग के मन में आएगा भाई कि इसमें सर जो है करुण रस क्यों नहीं रखे हो, इसमें वियोग श्रृंगार क्यों रखे हो। तो आपको मित्रों बता दें, करुण रस में क्या अंतर होता है, वियोग रस में, वियोग श्रृंगार में क्या अंतर है। जहाँ प्रेमी प्रेम का क्या जो है प्रेम का वर्णन हो, संयोग का वर्णन हो, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पे प्रेमी प्रेम का के अलगाव का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव पूछता है, कभी कभी आपको तो रति होता है। तो अब यहाँ पे कला पक्ष के बारे में चलेंगे। कला पक्ष में भाषा देख रहे हैं कि मैं पहले बताया हूँ, प्रिय प्रवास ने जो है वहाँ का खड़ी बोली जो होता है, वो पहला पहला महाकाव्य है और इसमें भाषा खड़ी बोली है। शैली प्रबंधन शैली है। छंद जो है मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता छंद में जो है, अब मंदाक्रांता छंद की क्या परिभाषा है, तो जब हम आपको छंद बताएंगे तो आपको बताएंगे कि छंद मंदाक्रांता छंद होता क्या है। अलंकार है, अनुप्रास अलंकार था, मानवीकरण अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार को आप जानते ही हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा और इसमें जो है मानवीय अलंकार क्या, मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो आपको बता दें मित्रों कि अलंकार अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अलंकार पढ़ाऊंगा। मानवीकरण अलंकार आपके लिए नया सिद्ध होगा, नया सोच रहे हैं कि मानवीय अलंकार क्या होता है। जब प्राकृतिक चीजों का क्या होता है, मानव के रूप में जो है वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे मानवीय अलंकार होता है। अब यहाँ पे पवन जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक चीज है। यहाँ मानव के रूप में इसका चित्रण किया गया है। तो मानव के रूप में कैसे चित्रण किया गया है, एक पवन से कोई बोल सकता है, पवन से कोई बतिया सकता है, हवा से कोई बोल सकता है, बता सकता है, नहीं बोल सकता। तो यहाँ पवन को क्या किया हमने, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसको दिया है, मानव का रूप धर दिया है, मानव युति का रूप धारण कर लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, मानवीकरण अलंकार हो गया है। और यहाँ पे देखिए गुण जो है प्रसाद, ठीक है, प्रसाद गुण है। शब्द शक्तियाँ जो है अभिधा है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तीन शक्तियाँ होती हैं शब्द की। तो अभिधा शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं, व्यंजना शक्ति किसे कहते हैं। तो ये सब व्याकरण का पोर्शन है। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो इसके बारे में एक एक PDF, एक एक वीडियो आपको देंगे। और मित्रों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी करें।